हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बेस लाइन टेस्ट 2021 कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का प्रश्नोत्तर, सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखने वाले हैं। कुल प्रश्नों की संख्या इसमें 40 है, जो कि क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यू टाइप है। तो सारे प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले चैनल पर यदि आप नए आए हो और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट बेस लाइन टेस्ट के सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। साथ ही बेसलाइन टेस्ट के सारे संबंधित डाउट भी आप चैनल के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आपके साथ में जितने भी फ्रेंड सर्कल हो, व्हाट्सएप ग्रुप में हो, फ्रेंड सर्कल ग्रुप में, उन सभी को कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को जरूर शेयर करें, जिससे बेसलाइन टेस्ट को अच्छे से समझ सके। तो देखिए, जो बेसलाइन टेस्ट है यहाँ पर क्लास 12th केमिस्ट्री का हम देख रहे हैं। जैसे कि कक्षा 12वीं के विद्यार्थी यहाँ पर आपको जो है रसायन विज्ञान का इस प्रकार से पेपर आने वाला है। 2 पार्ट्स में आएगा, पार्ट ए और पार्ट बी में। तो दोनों में ही ऑब्जेक्टिव है, तो एक ही टाइम में आपको ये सॉल्यूशन करना है। चलिए शुरू करते हैं पार्ट ए से। तो जल्दी से वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकाल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है। देखिए, जो जल है, हम क्या करते हैं, गर्मियों में हमें ठंड लगती है, हम जो गर्मियों के कारण हमें ठंडा पानी की आवश्यकता होती है, तो इस कारण हम क्या करते हैं, मिट्टी के बर्तन में रख देते हैं जल को। तो इससे क्या होता है, ठंडा हो जाता है। तो ये किस क्रिया का कारण होता है, वाष्पन कारण, क्योंकि जो मिट्टी होती है वो ठंडी होती है और उससे जो है वो पानी हमारा ठंडा रहता है। तो दूसरा प्रश्न है, कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। इनमें से कौन सा सही क्रम है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर सही क्रम आपको जमाना है किस आधार पे, उनके आकर्षण बल के आधार पे। तो देखिए, जो नमक है वो आकर्षण बल, फिर उसके बाद रस का यानी कोई तरल पदार्थ जो है, उसके बाद वायु का। तो ये सारा जो आकर्षण बल के क्रम के अनुसार होगा। तो आपको लिख देना है नमक, रस और वायु। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति का है, मतलब जो प्रकृति है वो समान दर्शाता है किस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है वो बर्फ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बर्फ एक तो सबसे पहले पानी होता है, तो फिर उसको हम क्या करते हैं, जब उसको जमाते हैं तब वो बर्फ बन जाता है। फिर अगेन क्या हो जाता है, वो फिर से यदि हम उसको पिघलाएं तो पानी में परिवर्तित हो जाता है। तो बर्फ इसका आंसर होगा समांगी प्रकृति का। चलिए तीसरा की प्रश्न हो गया हमारा। चौथा प्रश्न देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन आपको बताना है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो इसका आंसर आपको बताना है। देखिए, सबसे इजी क्वेश्चन है, तो इसमें लोहे में जंग लगना इसका एकमात्र उदाहरण है। यहाँ पर जब आयरन का होता है तो ये सर्वाधिक पूछा जाता है कि लोहे में जंग लगने का उदाहरण तो कौन सा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सोडियम का। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स, तो 5 सेकंड्स में डाउट नट के साथ करो इन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं, आईआईटी, जेई और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड्स में आपको मिलेंगे डाउट नट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट ऐप पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। परिवर्तन है तो रासायनिक परिवर्तन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सोडियम का रासायनिक प्रतीक। बहुत सरल है, Na होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि N और A कैपिटल नहीं। जब भी आवर्त सारणी के तत्वों को लिखा जाता है तो हमेशा पहला अक्षर इस यहाँ पर कैपिटल, दूसरा स्मॉल होता है। तो ये तरीका होता है इसमें लिखने का। तो Na जो है सोडियम, डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 6 है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप क्या खोज किया गया। तो रदरफोर्ड ने जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर बहुत सी चीजें खोज, तो जो रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल भी प्रस्तुत किया था अल्फा कणों के लिए। तो सही उत्तर क्या होगा, परमाणु में नाभिक की इन्होंने इसके परिणाम स्वरूप खोज किया। बाद में उन्हें पता चला कि जो नाभिक है उसके फलस्वरूप ये चीजें आई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एल्यूमिनियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। तो एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 13। तो इसके आधार पर इसको बांटना है, किस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है वो इस प्रकार से होता है। तो 2 + 8 + 2 यहाँ पर आपको जो वितरण है वो होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम पे यहाँ पर हम प्लस कितना होता है, 3 होता है। तो इस प्रकार से आपको वितरण इस प्रकार से करना है कि जो संख्या है वो इलेक्ट्रॉनों का क्या हो, बराबर से हो। तो आपको ऑप्शन ध्यान से देना है। तो क्या होगा, यदि आप उसमें करते हो इलेक्ट्रॉन को प्लस, तो आपके 13 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, वो भी इक्वल में। तो यहाँ पर जब 8 और 2 कितने हो गए, 10 + 3 यानी 13। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो परमाणु क्रमांक हमारा आ गया है एल्यूमिनियम का 13, बिल्कुल करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए इसी प्रकार से हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक बीकर में कुछ सुक्रोज दिया है, उसको जल में विलय किया जाता है। कितने जल में, 18 ग्राम जल में। तो विलयन में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु की संख्या। तो इसके लिए आपको जो है फॉर्मूला यूज करना होगा। जब आप इसको फॉर्मूले से लगाओगे तो जो आपका आंसर होगा वो होगा 6.09 × 10⁻22। ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, एक तत्व X में इलेक्ट्रॉन की संख्या दे दी गई है 15 और न्यूट्रॉन की संख्या 16। तो कौन सा तत्व का सही प्रदर्शन है, आपको ये उत्तर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
तो यहाँ पर आपको बताना है जो 9 है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो परमाणु और उसकी संख्या हम प्लस करेंगे, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पर ये आ जाएगी प्रोटॉन की संख्या, यानी कि जो कितनी आ जाएगी 31। तो यहाँ पर 31 जो है वो संख्या इसकी आ जाएगी जो हमें एक तत्व दिया गया है उसकी। और उसके बाद क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर 31 एक्स कितना आ जाएगा 16। यहाँ पर आपको ये याद रखना है क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक में से कौन सा परमाणु के बोर मॉडल का प्रदर्शन नहीं करता। तो यहाँ पर आपको जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया गया उसमें बताना है कौन सा प्रदर्शन नहीं करता, तो वो क्या है, वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं रहते तो ये बोर के मॉडल का अगेन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सही प्रदर्शन नहीं करेगा, ये हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से 11वें नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित अभिक्रिया का एक उदाहरण है। जो अभिक्रिया दी गई है, जैसे कि यहाँ पर NH3 अमोनिया गैस है प्लस O2 ये भी गैस है, तो NO नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पर बन रहा है और H2O जो इसमें हो रहा है, ये सारी चीज़ें ये कौन सी अभिक्रिया का आपको एग्जाम्पल बता रहा है। तो ये आपको बताना है इसमें अभिक्रिया के आपको एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये जो अभिक्रिया बता रही है, चूंकि इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की हम देख रहे हैं यहाँ पर H3 और O2 मिलकर H2 बना रहे हैं, यानी हाइड्रोजन का अपचयन यहाँ पर हो रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो सकती है, तो ये हाइड्रोजन की जो है उपचयन यानी अपचयन अभिक्रिया के बारे में बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन प्रक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात है। कितना होगा ये हाइड्रोजन गैस का, यहाँ पर आपको मोलर अनुपात बताना है। तो आपको इसका राइट आंसर कितना लिखना है, 2:1 है, क्योंकि यहाँ पर जो मुक्त हुई हाइड्रोजन और जल के विद्युत अपघटन में यानी कि यहाँ पर H2 होती है और क्या होता है O। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी दिख रही है 2 और ऑक्सीजन की 1, तो यहाँ पर 2:1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त इसके निर्माण में एक कच्चे माल के रूप में उपयोग आता है, ये आपको बताना है। तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका है सी बेकिंग सोडा, ये सही आंसर होगा, क्योंकि हम रसोई में क्या उपयोग करते हैं बेकिंग सोडा, जिसको हम क्या कहते हैं, हम सामान्य भाषा में खाने का सोडा कहते हैं। वैसे तो बेकिंग सोडा बहुत कम यूज़ किया जाता है व्यापारिक में। अब अगला है दांत के निमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति है। तो ये जो इसकी कौन सी प्रकृति होती है, अम्लीय क्षारीय उदासीन, ये आपको बताना है। तो आपका आंसर क्या होगा इसका, उदासीन, सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। फिर 15 है। निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है। इनमें से आपको ऑप्शन बताना है कि आयनिक यौगिक, तो आयनिक यौगिक इनमें से कौन सा नहीं है, क्योंकि NaCl भी आयनिक यौगिक में आता है, CCl4 भी, ये सारी जो संरचना बताते हैं। और यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड भी, लेकिन हाइड्रोजन Cl जो HCl है, यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड, ये एकमात्र ऐसा यौगिक है जो आयनिक यौगिक की श्रेणी में नहीं आता। तो आंसर आपका HCl होगा, बी नंबर का ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 16 है। धातुएं सामान्यतः क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, आपको बताना है। तो एल्यूमिनियम जो है वो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, जैसे इसके बोरेक्साइड वगैरह बनते हैं जो, ये सारे उभयधर्मी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप क्या लगाओगे, सी यानी कि एल्यूमिनियम, Al इसका संकेत होता है, परमाणु क्रमांक 13 होता है इसका। चलिए इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक ही समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन ऐसे जो समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन भी आपको इसी प्रकार से दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर बताया गया जैसे कि CH4 मेथेन है, C2H6 है, फिर C3H6 है, C4H5 है, मतलब क्रम से आपको मेथ एथ प्रोब्यूट के जो है समजातीय श्रेणी संबंधित बताए गए। इनमें से केवल एकमात्र ऐसा है जो नहीं है, तो वो है CH4। यहाँ पर एकमात्र CH4 है जो क्या है समजातीय श्रेणी संबंधित नहीं है, जिसको हम मेथेन कहते हैं CH4 में। बाकी सारे जो है एक समजातीय यानी तीनों एक ही श्रेणी से आते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 है। बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। तो बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र आपको बनाते हुए आना चाहिए C6H6 का। तो इसका आंसर आपको क्या लिख देना है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर जो इसके बॉन्ड है वो यहाँ पर परफेक्ट नहीं है, जैसे इसमें कुछ जो है H6 होना चाहिए, पर यहाँ पर जो है चीज़ें इसमें जैसे कार्बन के इसमें हम बॉन्ड का करें तो बॉन्ड जो है सर्कुलर में नहीं है, इसी कारण इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, बॉन्ड में मिस्टेक के कारण। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। आवर्त 2 के तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बाह्यतम कोश है। जैसे KLMN ये जो कोश होते हैं इनमें से बाह्यतम कोश इसमें कौन सा हो, क्योंकि क्या होता है जब हम पहले की वर्ग 2 की बात करें, अधिकतर वर्ग 2 के परमाणु के तत्वों की, तो उसमें क्या होता है जैसे कि हम 1s2 2s2 परमाणु क्रमांक निकालेंगे तो आखिरी 2 ही एलिमेंट होते हैं, मतलब आखिरी जो है K कोश आएगा और एक L कोश आएगा। तो आखिरी कोश बाह्यतम कोश L हो जाएगा। जैसे हम नाभिक की बात करें तो K और L केवल 2 कोश बनते हैं, तो बाह्यतम कोश यानी अंतिम कोश L कोश इसमें आएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इनमें से ऑप्शन आपको बताना है कितने आवर्त और कॉलम होना चाहिए, तो बहुत सरल क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या होते हैं आवर्त सारणी में 18 जो है वो क्या होते हैं ऊर्ध्वाधर कॉलम जो समूह है, वर्ग जिनको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर यानी खड़े हुए जो कॉलम है 18 है वो आप गिन सकते हैं, तो आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार से 7 आवर्त और यहाँ पर 18 कॉलम। ये क्वेश्चन नंबर बी का आप ऑप्शन क्या लगाओगे, सी लगाओगे। चलिए पार्ट ए कंप्लीट हो जाता है, पार्ट बी की ओर देखते हैं। पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्नलिखित में से कौन सी राशियाँ मात्रक रहित है, जिनके मात्रक नहीं है इनमें से ऐसी कौन सी राशि आपको बताना है।
तो देखिए इनमें से कौन सी ऐसी है, तो मोललता, मोलरता और मोलर, इन तीनों के आपने सूत्र पढ़े होंगे और इनके मात्रक भी है। परंतु जो द्रव्यमान प्रतिशत है, एक मात्रा ऐसा है जिसका क्या होता है, कोई मात्रक नहीं होता, मतलब मात्रक रहित है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है। चलिए 22 देखते हैं, आयनिक त्रिज्या होती है, तो इनमें से क्या है ऑप्शन है आपको बताना है। तो सही ऑप्शन होगा प्रभावी नाभिकीय आवेश के व्युत्क्रमानुपाती, यानी अपोजिट जो होती है, आयनिक त्रिज्या का फॉर्मूला इसके अपोजिट होता है, जो आवेश है उसकी क्या होती है, अपोजिट होती है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है। नाभिकीय आवेश जैसे ही बढ़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर त्रिज्या क्या होगी, आयनिक त्रिज्या कमजोर हो जाएगी, ये आपको लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। तो इनमें से जो कथन है वो है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये गलत है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो डिफरेंट, प्रोटॉन के अलग है। जब हम नंबरों की संख्या प्लस करते हैं तब वो प्रोटॉन कहलाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, तीसरी कक्षा से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या कितनी होंगी। जो तीसरा कक्षक है उसमें बताना है आपको, उनमें कक्षकों की कुल संख्या कितनी होगी। तो इसमें जो कक्षकों की संख्या होंगी वो होंगी 4, यानी कि 4 यहाँ पर जो है तीसरे इसमें संबंधित होंगी। इसी के बाद हम 25वां देखते हैं, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर दिया है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2 और s2, यहाँ पर आखिरी में जो बच रहा है ये है। तो ये दिया गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसमें रासायनिक बंध बनने में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे। तो जो आप लास्ट में जब जो बॉन्ड का है वो क्रम क्या होगा, जिससे यहाँ पर क्या बनाया जा सकते हैं, जो क्रम बनता है इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड वो कैसे बनेगा, तो बताना है। तो हम जब बनाएंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, 3, यहाँ से हम यूज़ करेंगे 3p6, 3d2 और 4s2, यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे, जिससे क्या होगा, जो बॉन्ड है वो करेक्ट हो जाएगा बंध बनाने के लिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 26 है, तत्वों की मानक अवस्था में उनकी एंथैल्पी को शून्य माना जाता है, यौगिक के विरचन की एंथैल्पी क्या होगी इससे, क्या सदैव धनात्मक, ऋणात्मक या दोनों हो सकती है, या केवल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो जो विरचन की एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, सदैव ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सदैव ऋणात्मक होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की ओर देखते हैं, अभिक्रिया दी गई है H2 + I2 2Hi, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्साइड के जो आयोडीन के साथ में बना है, तो यहाँ पर बताना है आपको। तो ये बना है, इसमें मानक युक्त ऊर्जा जो हो रही है एंथैल्पी वो बताना है, और साम्य स्थिरांक का मान आपको इससे बताना है। साम्य स्थिरांक यानी कि के इसको दिया गया है नाम, तो के का मान क्या होगा, 0 होगा, या फिर के जो होगा 1 से बड़ा होगा, 1 के बराबर होगा, या 1 से छोटा होगा। आपका के का जो मान है, साम्य स्थिरांक का मान, वो किस पर निर्भर करेगा ये आपको बताना है। चूंकि इसकी जो है एंथैल्पी है, मुक्त ऊर्जा है, वो क्या है, बड़ी है 0 से, इसी कारण जो साम्य स्थिरांक है वो कैसा होगा, वो 1 से बड़ा होगा, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, के का मान जो होगा 1 से बड़ा होगा। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 28 है, अपने यौगिकों में जो निम्नलिखित बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले कौन से परमाणु एक से अधिक ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। ऑप्शन भी आपको दिए गए इसमें। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3s1, जो ऑक्सीकरण संख्या को दर्शाते हैं एक से ज़्यादा, तो वो 3s1 है, क्योंकि यहाँ पर जो 3s स्टार्ट हो गया है इसमें यहाँ पर वो दर्शा रहा है। चलिए शुष्क बर्फ है, यहाँ पर आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 29 है। तो जो ठोस CO2 होता है वो क्या आता है, शुष्क बर्फ। बहुत सरल क्वेश्चन है ये, हर बार पूछा जाता है ये। तो ठोस CO2 शुष्क बर्फ का एग्जाम्पल है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं, केंद्रीय परमाणु के कक्षकों के संकरण के प्रकार की जानकारी से संकुल स्पीशीज की ज्यामिति को समझा जा सकता है। तो यहाँ पर बोरियम का संकेत दिया गया है, उसमें केंद्रीय परमाणु के कक्षकों का संकरण एवं संकुल स्पीशीज की ज्यामिति क्या होगी, क्रमशः बताना है। चतुष्फलक है, समतल वर्ग है, अष्टफलकीय है, या फिर DsP2 समतल वर्ग है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, DsP2 समतल वर्ग होगा। आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर जो इसके ऑक्सीजन और परमाणु की संरचना है उसके आधार पर आपको इसकी जो समावयता बनेगी वो बनाना है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, IUPAC नाम बताना है आपको यौगिकों के। तो इनमें जो आपको सबसे पहले संकेत पे ध्यान देना है, क्या दिया गया है आपको, इसमें आपको अलग अलग समूह से जो है संकेत दिए गए, इसके आधार पर इसका नामकरण करना है। तो देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है, क्लोरीन भी दिख रहा है, मतलब क्लोरो आएगा, और मेथिल भी दिख रहा है, CH3 यानी मेथिल तो आएगा ही। इसके साथ में आपको क्या दिख रहा है, नाइट्रो, यहाँ पर जो NO3 यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो नाइट्रो आ जाएगा, NO2, और उसी के साथ बेंजीन भी ये है। तो पूरा क्या बन जाएगा आपका, मेथिल भी आना चाहिए, नाइट्रो भी आना चाहिए, क्लोरो भी आना चाहिए। क्लोरो कितने हैं, केवल 1 है, तो 1 क्लोरो आना चाहिए, तो यहाँ पर भी 1 क्लोरो दिख रहा है। और नाइट्रो कितने हैं, केवल 1 है, तो यहाँ पर आपका जो नाइट्रो बेंजीन है वो जुड़ रहा है, लेकिन ये किसके साथ में जुड़ रहा है, कार्बन परमाणु के साथ में। तो यहाँ पर बॉन्ड के आधार पर आप देख सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसके बाद है पेपर क्रोमेटोग्राफी में प्रयुक्त सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत प्रयोग होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी में, ये प्रयुक्त करना है आपको। तो ये जो होता है अधिशोषण के लिए प्रयोग होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको सहसंयोजक बंध का विखंडन यानी 2 प्रकार से हो सकता है। CH3 मेथिल ब्रोमाइड का एक बताया है आपको विषमांग विखंडन को दर्शाने का सही तरीका, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो सही होगा। तो आपको इसका राइट आंसर क्या लिखना है, CH3Br-2, यहाँ पर CH3 जो बन रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन Br दोनों में यहाँ पर मुक्त हो जाएंगे, तो आपको विखंडन दर्शाने का सही तरीका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 34 है, नीचे दिए गए संरचना सूत्र में एरोमेटिक संरचना को आपको समझाना है, कौन सी एरोमेटिक संरचना होगी।
तो यहाँ पे आपको जो है इसकी एरोमेटिक संरचना को बताना है। तो यहाँ पर जो एरोमेटिक संरचना होगी वो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगी, जो आपको दिख रही है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन के लिए मुक्त है, ये एरोमेटिक संरचना हो जाएगी, जो कि आपको दिख रही है ऑप्शन नंबर 4 में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपके सभी फ्रेंड्स को वीडियो मिल सके। चलिए देख लेते हैं इसमें ये IUPAC पद्धति के नाम कौन कौन से आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 35 में। चलिए तो देख लेते हैं इसमें क्या होगा। तो यहाँ पर आपको जो मेथिल है वो भी दिख रहे हैं। तो इसमें मैक्सिमम जो मेथिल और प्रोपिल वगैरह आ रहा है, इसमें आपको बहुत सारे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 5। जो डाई मेथिल प्रोपिल है 2,2 और डेकेन, यहाँ पर जो उनकी क्रम में है इनको बनाया गया है, जो डबल क्रम में रिवाइज होते हैं उनको इस प्रकार से नाम दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, वे प्रदूषक जो स्रोतों से सीधे वायु में आते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। प्राथमिक प्रदूषक कभी कभी द्वितीयक प्रदूषक में भी परिणित हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक वायु प्रदूषक है, बताना है आपको। तो यहाँ पर आपको क्या लिख लेना है, जो यहाँ पर बात हो रही है इसकी किसके बारे में बात हो रही है, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो द्वितीयक वायु प्रदूषक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। यहाँ पर जो H और कार्बन से मिलकर बनते हैं वो सारे हाइड्रोकार्बन जो है प्रदूषक के रूप में आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, किसमें प्रकार्यात्मक समूह समवायता संभव नहीं, क्रियात्मक के रूप में पूछी गई है। तो ये एल्किल हैलाइड है, जो जिसमें क्या होती है संबंधित नहीं होती, क्योंकि कुछ तत्व एल्किल हैलाइड कैसे बनते हैं, जो क्रिया समूह से आते हैं वो समवायता संभव नहीं कर पाते। तो इसी कारण इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए 38 है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह कौन सा है। तो इनमें से कौन सा क्रम है, तो COOR, मतलब यहाँ पर COR जो आपका एक क्रियात्मक समूह है ये इसके अंतर्गत नहीं आता। तो यहाँ पर R की जगह पे आप जो एल्किल समूह वो ले सकते हैं, जैसे कि COOCH3 यहाँ पर एसिटिक अम्ल के तौर पे हम जब प्रयोग करते हैं तो ये इसमें क्या है, क्रियात्मक समूह में कार्बोक्सिलिक अम्ल का आ जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया CH3 COO ये क्रियात्मक समूह में आ जाता है। तो ये वाला आ जाएगा एसिटिक अम्ल इसके साथ आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। 39 से रेडियोधर्मी तत्व अल्फा बीटा गामा किरणों को उत्सर्जित करते हैं तथा अपनी अर्धायु द्वारा विलक्षित होते हैं। हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक है, कौन सा समस्थानिक होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं रेडियोधर्मी, उसमें से एक हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, परंतु उसमें से रेडियोधर्मी पूछा गया तो ट्राइटेरियम जो है क्या होता है, रेडियोधर्मी उपस्थित होता है। इसके बाद आखिरी प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 40, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। जो 3 कथन है वो गलत है और यहाँ पर एक कथन सत्य है, वो कौन सा। तो इनमें से केवल एक कथन सत्य है, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, वर्ग 14 के सभी तत्व इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड बनाते हैं। ये यहाँ पर ऐसा कथन है जो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ से पूरे 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के। हमने पूरे यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर देखे किस प्रकार से आए हैं। तो ऐसे वीडियो के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, सारे सब्जेक्ट्स के बेसलाइन टेस्ट आपको मिल जाएंगे कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपके सभी फ्रेंड्स को वीडियो मिल सके। साथ ही चैनल पर पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपके साथ में जितने भी विद्यार्थी उन सभी को वीडियो जरूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्सों के साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में सभी को शेयर करवाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। आगे आपको कौन से सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट जरूर करें, जल्द से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।